फिर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, हाईएस्ट गूगल सर्च 2022 में कौन सा ऐसा टर्म था जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, तो वो आईपीएल था। ठीक, इंडियन प्रीमियम लीग पहला शब्द था, ऐसा शब्द था 2022 में जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, और इसकी शुरुआत सन 2008 से हुई थी। ठीक, आईपीएल कब से शुरू हुआ था, 2008। ठीक, बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 51th जो है मैत्री दिवस, और मैत्री दिवस किसके किसके बीच में मनाया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बना लेगा। और कहाँ मनाया गया, तो ढाका में मनाया गया। ढाका किसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और ढाका में ही 1906 में जो है मुस्लिम लीग, किसकी, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसने किया था, आगा खां ने किया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर किया था। बेसिकली सलीमुल्लाह खां ने किया था, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये होगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ढाका से। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट ये वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई जो है बैंकों को लोन देती है, वो रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट मतलब, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब जिस दर पे बैंक आरबीआई को पैसा देंगे, जिस रेट पे बैंक आरबीआई को पैसा देंगे, वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक, और रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है कि जिस रेट पे जो है आरबीआई बैंक को पैसा देगी, वो रेपो रेट हो गया। और रिवर्स रेपो रेट जस्ट उल्टा, बैंक जिस रेट पे आरबीआई को पैसा देंगे। ठीक, तो ये हो गया सारा इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। अभी आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ा दिया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 35 पॉइंट बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25 हो गया है। अब रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ जाएगा, लोग लोन कम लेंगे। जब लोन कम लेंगे तो क्या होगा, आपके पास कोष में पैसा बचा रहेगा। उसके बाद स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये कम हो जाएगा। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब जो मार्केट में पैसा होता है, लिक्विडिटी, वो कम हो जाएगी, तो महंगाई कम हो जाएगी। ठीक, आरबीआई की स्थापना अब देख लेते हैं। 1 अप्रैल आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, आरबीआई एक्ट 1935 के तहत इसका नेशनलाइजेशन किया गया सन 1949 में, आरबीआई का नेशनलाइजेशन। अब इसी के तर्ज पे एसबीआई देख लेते हैं। एसबीआई की स्थापना 1955 की हुई थी, एसबीआई के नाम पे। ठीक, इसका नेशनलाइजेशन बैंक, और इसकी पहले ही एसबीआई किस नाम से जाना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IMPERIAL, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट करके 1955 में एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, अब बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था। 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई थी। 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, 58 में DRDO की स्थापना हुई थी। इसी 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी थे मैंने आपको बता दिया। ठीक, बात करते हैं फीफा ट्रॉफी का। अभी फीफा ट्रॉफी का अनावरण हुआ। अनवेल्ड मतलब होता है अनावरण, वेल्ड मतलब पर्दा होता है, अनवेल मतलब पर्दा उठाना। उसका किसने किया, दीपिका पादुकोण ने किया। ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला जो है वर्ल्ड कप कब हुआ था फीफा का, 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। देखिए उरुग्वे की स्पेलिंग मुझको नहीं आती, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। ठीक, उरुग्वे में हुआ था 1930 में। इसका विनर भी उरुग्वे हुआ था। सबसे ज़्यादा फीफा 5 बार किसने जीता है, ब्राज़ील ने जीता है। ठीक, सबसे ज़्यादा 5 बार ब्राज़ील ने जीता है। सबसे सफल टीम ब्राज़ील ही रही है। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, फीफा का ज्यूरिख के, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। ठीक, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। और फीफा के जो है कौन है, वो कौन है, गियानी इन्फेंटिनो जो है फीफा, सॉरी 1 मिनट, गियानी इन्फेंटिनो जो है वो हॉकी या FIH के मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष हैं। और फीफा के जो अध्यक्ष, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ FIH मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, इसके कौन अध्यक्ष है, नरेंद्र बत्रा। और ये इसके कौन है, इसके तो गियानी इन्फेंटिनो ही हैं। ठीक, यही वही गियानी इन्फेंटिनो ही है, इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। और एशियन हॉकी जो एशियन हॉकी है, उसके कौन अध्यक्ष हैं, तैयब इकराम, IKRAM, तैयब इकराम बने भैया। कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अगला। अभी एक निधन होगा, योगेंद्र अलग थे, जिनका निधन हो गया। ये कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे, इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट निधन हुए हैं उनको देख लेते हैं। जियांग जेमिन, ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, जियांग जेमिन। ठीक, विक्रम S किर्लोस्कर, ये किर्लोस्कर जो इंजन आता है, टोक्यो किर्लोस्कर मोटर, इसको मोटर के उपाध्यक्ष थे। विक्रम गोखले, बॉलीवुड अभिनेता थे विक्रम गोखले। और खम्बाटा, ये फिरोज शाह खम्बाटा, रचना के संस्थापक। ये इंपॉर्टेंट रचना चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो है। 1 मिनट यार, क्या हो गया इसको, हाँ ये फिरोज खम्बाटा जो है रचना के संस्थापक थे। इनका बाबू मणि कौन है, भारतीय फुटबॉलर कप्तान थे बाबू मणि, उनका निधन हो गया। कृष्णा गारो भी तेलुगु फिल्म स्टार थे, इनका निधन हो गया। अब्बास मुंतशिर भारत के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, और ये यही खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अब्बास मुंतशिर। ठीक, अब्दुल गफ्फार नाडियावाला फिल्म निर्माता थे। अभिजीत सेन इकोनॉमिस्ट थे, तो ये अभिजीत सेन एक इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये भी जो भी था मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं
झंडा दिवस की। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, शहीदों के सम्मान में 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को HIV डे मनाया जाता है। 19 नवंबर को जो है कौन टॉयलेट डे मनाया जाता है, और क्या डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे की, जैसे 3 नवंबर को फर्स्ट टाइम बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया गया। बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया गया? 3 नवंबर को। ठीक, अब बात करते हैं कि चीता दिवस। चीता दिवस कब मनाया गया? चीता दिवस 4 दिसंबर को चीता दिवस मनाया गया। अभी कूनो नेशनल पार्क, KUNNO, कुन्नो नेशनल पार्क, ये कहाँ है? MP में। यहाँ पे जो है नामीबिया से जो 8 चीते आए थे, 8 चीते कहाँ से आए थे? यानी AMBIBI है, नामीबिया से 8 चीते आए थे, वहाँ से यहीं कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं। ठीक, नरेंद्र मोदी ने इसके पीछे बहुत ड्रामा नोटंकी किया था, जो भी किया था आप अच्छी तरीके से जानते हैं। छोटा सा इवेंट को बहुत बड़ा बना के पेश किया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, और चीते जो है 1950 के दशक में ही लुप्त हो गए थे। ठीक, बात करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर की। डॉक्टर BM अम्बेडकर का जन्म जो है MP इंदौर में हुआ था। ठीक, MP के इंदौर के MP में हुआ था। इनका जन्म 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी छुट्टी घोषणा की गई थी 2 साल पहले, तो 1891 में इनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। डेथ कब हुआ? 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी 2 दिन पहले यही सेलिब्रेट किया जा रहा था, इस वजह से मतलब पुण्यतिथि मनाई जा रही थी इनकी। तो 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको भारत रत्न 1990 में मिला। ठीक, भारत रत्न कब मिला? 1990 में। सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। भारत रत्न 1990 में मिला, और इनकी समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक, तो ये मतलब ये 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, 14 अप्रैल 1891 में। डेथ कब हुई? 1956 में। जहाँ दफनाए गए उसको चैत्य भूमि कहा जाता है, और वो महाराष्ट्र में है। इनको जो है भारत रत्न 1990 में मिला। ठीक, और इन्होंने जो है इन्होंने कहा था कि मैं पैदा हिंदू जरूर हुआ था, लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। तो इन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। इसके लिए इन्होंने दलित बुद्धिज्म मूवमेंट चलाया था, जिसके तहत सारे दलितों ने, ज़्यादातर इनके साथ सहयोगियों ने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था। कब हुआ था? 1956 में, मरने से पहले ही। तो उन्होंने 1956 में ही बुद्धिज्म को अपना लिया था। ठीक, और ये क्या है, इनको जो है उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति के। ठीक, वो 7 मेंबर की कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, और जो है ये जो है पूना के महाराष्ट्र में पूना के वहाँ से वो चुने गए थे, क्या कहते हैं उसको, वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से इन्हें चुना गया था। इसी के वहीं से इसके बाद इनको संविधान सभा में वो स्थान दिया गया था। ठीक, बात करते हैं अगला कि 1 मिनट यार ये हो। बात है नेशनल टीचर्स अवार्ड। अभी नेशनल टीचर्स अवार्ड किसको दिया गया? 46 टीचर को दिया गया। आप संख्या पूछ लेगा कितने टीचर्स को दिया गया, तो 46 टीचर्स को दिया गया। ये अवार्ड प्रेसिडेंट देते हैं। कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि सारे पसंद आएंगे। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के पास सारे वीडियो को शेयर करें। ONGC क्या है? अब ये न्यूज़ में क्यों है? ओ मतलब ऑयल, नेचुरल, N से मतलब नेचुरल, G मतलब गैस, C से मतलब कॉर्पोरेशन, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, ये अभी इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? अरुण कुमार सिंह। ये इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अरुण कुमार सिंह, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, अब देख लेते हैं ये ONGC है क्या? ये एक महारत्ना कंपनी है। ठीक, महारत्ना कंपनी है ONGC। और इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक, और टोटल मिला के 10 महारत्ना कंपनी है। ठीक, कितनी महारत्ना कंपनी है? 10 महारत्ना कंपनी है। इनकी संख्या आपसे पूछ लेगा, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी महारत्ना कंपनियां हैं, और मतलब और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। तो ये रहा महारत्ना कंपनियाँ। पहला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मतलब भेल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका नलिनी सिंघल भेल की जो है CEO है। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब BPCL का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1952 में स्थापना हुई थी। के पद्माकर इसके जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं। ठीक, कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता भी से याद रख सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड से कोलकाता से कोल इंडिया, ये याद रखिएगा। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और ये प्रमोद अग्रवाल इसके जो है कौन है? इसके CEO है प्रमोद अग्रवाल, कोल इंडिया गैस के। अब इसकी स्थापना दिवस कैसे याद रखेंगे? कोल मतलब होता है कोयला, कोयला क्या होता है? काला होता है। ठीक, और 1975 में क्या लगी थी? इमरजेंसी लगी थी इंडिया में। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो वो काला साल था भारत के लिए। एक मतलब ब्लैक डे था, ब्लैक ईयर था, तो इससे याद रखिएगा। ब्लैक से काला, काला से मतलब कोयला हो गया। और इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 में। पूरा काला ईयर मनाया, पूरा ब्लैक ईयर मनाया गया था वो। ठीक, तो उससे आपको ये 1975 याद आ जाएगा। बात करते हैं गेल की। गेल क्या है? मतलब गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जी से गैस, एच अथॉरिटी, आई से इंडिया, एल से लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। 1984 में स्थापना हुई थी। श्री मनोज जैन क्या है इसके? वे CEO हैं, मनोज जैन। ठीक, अब बात करते हैं
इसमें से आपको कुछ ही याद करना होगा, सब का नहीं पूछता, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का पूछ लेगा आपसे, ठीक। उसके बाद ओएनजीसी का कभी हमेशा अक्सर से पूछ लेता है, ठीक। और ये सेल का होता है, तीन। बाकी की हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, स्थापना दिवस याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम बात करते हैं हाँ इसकी हिंदुस्तान एचएएल, चूँकि 10 कंपनियाँ हैं तो 10 कंपनियों के नाम आपको पता होने चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो HPCIL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना, जितनी पेट्रोलियम वाले हैं देखिए यहाँ पे भारत पेट्रोलियम था, इसकी भी मुंबई थी, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कहाँ है, इसकी भी मुंबई है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। मुकेश कुमार सराना इसके जो है क्या है, मुकेश कुमार सराना इसके CEO हैं। अब बात करते हैं IOCL की। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये ऑयल कॉर्पोरेशन है, बस इसको याद रखिएगा, इंडियन ऑयल का, ये नई दिल्ली में है, ठीक। बाकी की जो पेट्रोलियम लिखा है पेट्रोलियम वालों का मुंबई में है, ठीक। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 1959 में स्थापना हुई थी। इसकी श्रीकांत महादेव वैद्य, इसे कौन है जो है इसके CEO हैं, ठीक। बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। हाँ एनटीपीसी भी याद रखिएगा, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और जो है गुरदीप सिंह, और इसके मैनेजिंग एंड चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गुरदीप सिंह, ठीक। बात करते हैं और ONGC की, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और ये शशि शेखर इसके पुराने जो है CEO थे, क्या थे इसके CEO थे, और इसके जो है अभी कौन अपॉइंट हुए हैं, इसके अभी ये चेयरमैन अरुण कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं, ठीक। बात करते हैं अगले पावर ग्रिड की। पावर ग्रिड क्या है, पावर ग्रिड है इसका गुड़गांव इंडिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1989 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। सेल की स्थापना 1954 में हुई थी, और इसका जो है राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था। कब किया गया था, 1973 में। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ठीक। और सोमा मंडल इसकी अध्यक्ष हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया महारत्ना कंपनी से, ठीक। 2 टाइप की कंपनियां होती हैं, एक नवरत्ना होती है, दूसरी जो है महारत्ना होती है, ठीक। तो इसका टर्नओवर देख लीजिएगा, इनके हर साल के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर इन्हें नवरत्ना और महारत्ना घोषित किया जाता है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन, मतलब टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, तो किसको किया है, ये वोलोदिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति, और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया है 2022 के साल के लिए। अब बात करते हैं पर्सन ऑफ द ईयर कब से चालू है, 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर देना शुरू किया गया है, ठीक। और 1 मिनट, और गांधी जी केवल एकमात्र व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति, जिन्हें पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था। कब दिया था, 1930 में, ठीक। 1930 में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, और 1930 में इन्होंने जो है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक। इन्होंने हाँ इसकी स्थापना की थी शुरुआत। और बात करते हैं टाइम हीरोज ऑफ द ईयर। टाइम हीरोज ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, वुमेन ऑफ ईरान को, ठीक। वुमेन ऑफ ईरान को टाइम हीरोज ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अभी जो है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, कोलंबिया में हुई थी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। इसमें मीराबाई चानू ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक। अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है क्या जीता था, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड से। नाबार्ड क्या है, नाबार्ड का फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी से नेशनल हो गया, बी से बैंक हो गया, ए से एग्रीकल्चर हो गया, आर से रूरल हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ठीक। और इसको जो है इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी, जैसे आरबीआई की स्थापना, एसबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1935 की तहत स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट की। आरबीआई की स्थापना उसी तरीके से इसको जो है रूरल बैंक डेवलपमेंट एक्ट 1981 मतलब 1900 रूरल बैंक डेवलपमेंट एक्ट 1981 के तहत इसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसके अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं कौन, साजी केवी इसके चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक। तो ये रही सारे बैंक की बात हो गई। बैंक में मैंने आपको कल भी बताया था कि आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में हुई थी आरबीआई एक्ट 1935 के तहत। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में। बेसिकली एसबीआई का पहला नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में इसको नेशनलाइज करके 1955 बदल दिया गया, ठीक। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में। कब हुआ था आरबीआई का, 1949 में। बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ठीक। तो ये सारे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। हाँ, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है
किसको किया है? गोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ठीक। और ये 2023 को जो है यूएन जो है 2023 को बाजरा दिवस के रूप में मनाएगा। किसके रूप में? बाजरा दिवस के रूप में मनाएगा। अभी बाजरा दिवस किसने मनाया है? बाजरा दिवस मनाया है उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने बाजरा दिवस मनाया है। और हाँ, तो और एक बाजरा फेस्टिवल, हाँ, बाजरा फेस्टिवल किसने मनाया? मैंने आपको अभी पढ़ाया था ऊपर करंट अफेयर्स में, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने मनाया है, ठीक। तो बात करते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। अभी लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है, यह भी पुराना करंट अफेयर्स है। अग्नि तत्व अभियान सेमिनार जो है लेह में आयोजित किया गया है, लेह में अग्नि तत्व अभियान। और सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। 26वीं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन जो है लद्दाख में हुआ है। और क्या कहते हैं, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग नेशनल सिनेमा हॉल लेह में स्थापना हुई है। रोविंग सिनेमा हॉल की लद्दाख में स्थापना हुई है। और क्या कहते हैं, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था। पुष्पांजलि समारोह कहाँ आयोजित हुआ? श्रीनगर में। चिनाव वाइट वाटर राफ्टिंग जम्मू कश्मीर है। चिनाव नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, तो जाहिर सी बात है चिनाव वाइट वाटर राफ्टिंग जम्मू कश्मीर में ही हुआ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों को एसटी दर्जा दिया है। किसने? अमित शाह ने। अभी अमित शाह ने ही जो है क्या किया था, अभी सारे गृह मंत्रियों का बैठक का सम्मेलन कहाँ किया था? असम में ही, ठीक। और क्या कहते हैं, अभी असम में ही सारे एसपी का सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है जितने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं इनका सम्मेलन कहाँ हुआ था? असम में ही हुआ था। तो और असम में जो है नामेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, और क्या कहते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक। और बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर में ही 3 दशक बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। और उपराज्यपाल ने लगभग 120 जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबे राष्ट्रध्वज को समर्पित किया है अभी जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को देख लेते हैं और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर को देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? ये कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू एंड कश्मीर के हो गए ये। और लद्दाख के कौन है? राधा स्वामी माथुर कौन है? ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है, ठीक। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के जो भी थे, मैंने आपको विद फैक्ट सहित सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर पसंद आएगा आपको। पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। TTFI क्या है? टेबल टेनिस ऑफ इंडिया, ठीक। अब यार फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब इसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। किसकी? टेबल टेनिस की। कौन है? मेघना अलाहावत, ठीक है। अलाहावत जो है मेघना अलाहावत, इसकी पहली टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो है इसके डायरेक्टर कौन है? कमलेश मेहता इसके डायरेक्टर हैं, ठीक। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई थी। और एक खिलाड़ी को बहुत नाम पूछता है, बार बार पूछता है, मनिका बत्रा। ये बार बार हमेशा पूछता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है, तो टेबल टेनिस की ये इंडिया की एक बेस्ट प्लेयर है, इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। इनका कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जैसे पूछता नहीं कि एक खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें 2-3 क्रिकेट से रख देगा या किसी दूसरे गेम से रख देगा, एक टेबल टेनिस से रहेगा, या किसी भी गेम से पूछ सकता है, जरूरी नहीं टेबल टेनिस से पूछे। हो सकता है फुटबॉल से पूछ ले कि फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी का एक नाम दे दे, और नीचे दे दे कि किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट का दे दे, इसी तरीके से टेबल टेनिस का भी है, ठीक। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये है क्या? तो ये अमेरिका का जो है यूएसए का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। जैसे इंडिया का जो है, इंडिया का कौन है? इंडिया का है भारत रत्न। इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड कौन है? भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। और जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, सबकी शुरुआत 1954 से ही हुई थी। और सबसे मतलब भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पद्म विभूषण, ठीक। फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक। ये है क्या कहते हैं, ये अवार्ड मतलब अवार्डों का क्रम है। सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, इसी मतलब इसी के क्रम में ये मतलब सबसे हाईएस्ट ये है, उससे नीचे ये है, फिर उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, ठीक। और बात करते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपको दे देगा कि ये अवार्ड दे देगा, जैसे अशोक चक्र है, शौर्य चक्र है, वीर चक्र है, तो इन सब में कौन उसमें पाया जाता है, मतलब कौन वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, कौन पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो उसकी ट्रिक है कि जिसमें भी शौर्य लगा है,
जिसमें भी वीर या शौर्य लगा है, वो सारे के सारे जो है वार टाइम मतलब युद्ध के समय के गैलेंट्री अवार्ड है। जैसे अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र जो है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक। ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक। और जैसे महावीर चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया, और ये सब क्या है? ये वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात करते हैं, तो हाँ, ये प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया? कृष्णा वीवी लाल को ये प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये यूएसए का हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड है, ठीक। बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए के साथ इंडिया की कोप इंडिया हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, ठीक, युद्ध अभ्यास हो गया, ठीक। और उसके बाद क्या कहते हैं, अब युद्ध अभ्यास हो गया, हाँ। और एक पिच ब्लैंक एक्सरसाइज होती है। पिच ब्लैंक में क्या होती है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, ये चारों मिल के करते हैं पिच ब्लैंक एक्सरसाइज में, ठीक। तो ये सारे जो भी यूएसए से रिलेटेड था मैंने आपको बता दिया, ठीक। बात करते हैं अब कुछ अपॉइंटमेंट की, देख देते हैं। अब जैसे मैंने अपॉइंटमेंट बताया था, ये टेबल टेनिस का कौन? मेघना अलाहाबाद बनी है। तो अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। अरुण गोयल जो है नए चुनाव आयुक्त अपॉइंट किए गए हैं। और आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव हैं, ठीक, राजीव कुमार, वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। 25वें, कौन से? 25वें। गौरव द्विवेदी जो है प्रसार भारती के सीईओ नियुक्त किए हैं। ग्रेग बार्कले जो है आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं, ठीक, ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी, ठीक। ये नीचे दिया भी गया है। ऋतुराज अवस्थी जो है 22nd लॉ कमीशन, लॉ मतलब होता है विधि, कमीशन मतलब आयोग, तो विधि आयोग मतलब लॉ कमीशन के 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी बने हैं, ठीक। तैयब इकराम क्या है? अब ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं, तैयब इकराम, ठीक। नरेंद्र बत्रा इससे पहले थे, उनके इस्तीफा देने के बाद तैयब इकराम बन गए। और यही एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो है उसके भी अध्यक्ष हैं, ठीक। और सुब्रकांत पांडा जो है फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, सुब्रकांत पांडा, ठीक। संजय मल्होत्रा कौन है? राजस्व सचिव चुने गए, संजय मल्होत्रा। तो ये सारे अपॉइंटमेंट हो गए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एडीबी जो है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी जो है लोन दिया है इंडिया को, भारत को, कितने का? लगभग 250 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से देखा जाए तो 250 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में है, ठीक। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ठीक। तो ये रही एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात। मैंने आपको आरबीआई और एसबीआई कई बार बता दिया है। आरबीआई की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक। और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक। 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, सॉरी वो गलती से निकल गया था, ठीक। और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। पहले इसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक। बाद में इसको नाम बदल के एसबीआई रख दिया गया, ठीक। और बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का हुआ था 1969 में। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन का हुआ था 1949 में हुआ था। अब को कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं डेली रिवाइज कराऊंगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुई? चेन्नई में हुई। पहली ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? चेन्नई में हुई, ठीक। अब ड्रोन की बात आ गई तो ड्रोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी करंट में हुए हैं। पहली ड्रोन नीति किसने बनाई है? हिमाचल प्रदेश ने। फर्स्ट ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश ने बनाई है। और पहला जो है वो ड्रोन मेला कहाँ लगा है? एमपी में लगा है, एमपी के ग्वालियर में ड्रोन मेला लगा है। और ग्वालियर में ही जो है भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर की जो है जन्म हुआ था। इंदौर में हुआ था, एमपी के इंदौर में हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जन्म, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ? 1891 में। कब हुआ था? 1891 में। उन्होंने 1956 में उनको निर्वाह प्राप्त हो गया था। 1956 में ही उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था। कौन सा? बौद्ध रिलीजन 1956 में ही धारण किया था, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि पैदा हिंदू जरूर हुआ था लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पुरानी बहुत जो प्रथाएं थी, जो हमारे OBCs हैं या SC ST हैं, काफ़ी इनमें ऐसा कि इनका काफ़ी शोषण हुआ था। तो इस शोषण से बहुत त्रस्त थे भीमराव अम्बेडकर। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि ऐसा धर्म किस काम का जो हमें शोषित करे, तो इसीलिए उन्होंने जो है हिंदू धर्म को त्याग दिया था। 1956 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक। मैं जो भी बात करता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड करता हूँ, हवा में बात नहीं करता, क्योंकि आप हवाई बातें वो आप चाचा दादा जो आपके गाँव में बैठ के बताते हैं वो केवल सुनने के लिए सही होती है। जब आप पढ़ने लिखने जाएंगे जो चीज़ें लिखी हुई होती है ना, वो चीज़ें उनका महत्व ही अलग होता है, उनकी सच्चाई अलग होती है। हवा में बोलने को तो कोई कुछ भी बोलता है, ठीक। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि ये कार्तिकेय दीपम रथ फेस्टिवल जो है, कार्तिकेय दीपम जो है रथ महोत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु के मदुरई में। मदुरई कहाँ है? वहीं मदुरई तमिलनाडु का एक सिटी है जहाँ से वैगेही नदी बहती है। कौन सी नदी? वैगेही नदी काफ़ी फेमस नदी है, ये कावेरी नदी के जो है ट्रिब्यूटरी है, ठीक।
अब बात करते हैं, जब मतलब त्योहारों की बात किया है हमने, तो देख लेते हैं त्यौहार। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार बेसिकली झारखंड में नहीं, 3 जगह मनाया जाता है। उड़ीसा में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में, तीनों जगह मनाया जाता है सरहुल। ठीक, तो यहाँ जो है जो ज़्यादा फेमस है वो झारखंड वाला फेमस है। अगर ऑप्शन में तीनों दिया है तो आप ऑल ऑफ द एबव मार्क करके आएंगे, वैसे देगा नहीं, तीनों में से एक ही देगा, या तो झारखंड देगा, या उड़ीसा देगा, या वेस्ट बंगाल देगा। ठीक, अब बात करते हैं गुड़ी पड़वा या खांडोबा महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, खांडोबा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड़ी पर्व कई बार पूछ लिया है। ये क्या है? महाराष्ट्र का नया वर्ष है, क्या है? न्यू ईयर। और बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है वाचुआ महोत्सव या बिहू पर्व कहाँ मनाया गया? बिहू में 2 चीज, माघ बिहू, पहला है माघ बिहू, दूसरा है बैसाख बिहू और तीसरा है बिहाग बिहू। 3 टाइप के बिहू मनाए जाते हैं। आपको जहाँ भी बिहू दिखे, उससे पहले क्या पढ़ा है? डजंट मैटर, सिर्फ बिहू देखिएगा। बिहू का असम में ही मनाया जाता है। ठीक, और ये फसल कटने के उत्सव में मनाया जाता है। ठीक, और वाचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में ही मनाया गया। ठीक, ये ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्यूलिप फेस्टिवल 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में। गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया गया है। पुष्कर एक जगह है राजस्थान में, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, तो ये हो गया। और गणगौर महोत्सव ये याद रखिएगा, गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया गया? राजस्थान में मनाया गया। ठीक, बात करते हैं उत्तरायण महोत्सव कहाँ मनाया गया? गुजरात में मनाया गया। ओनली अगर रथ महोत्सव आता है कहाँ मनाया गया? गुजरात में मनाया गया। हार्दवीर फेस्टिवल जो है नागालैंड का बहुत फेमस फेस्टिवल है। ठीक, अब बात करते हैं गुरेज पर्व व शिकारा महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक, गुरेज पर्व व शिकारा महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो है जो पर्व मनाए जाते हैं, जो जो मेले और त्यौहार मनाए जाते हैं, उनसे जो भी था मैं धीरे धीरे एक एक करके, जैसे इसमें झारखंड, महाराष्ट्र, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट है सारे 2800 राज्य के मैं कवर करा दूंगा धीरे धीरे। आपको डेली का डेली जब भी कोई पर्व आएगा मैं ये सब लगा दिया करूँगा, आपको बता दिया करूँगा, सुनते सुनते चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, बात करते हैं 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये कौन बने हैं? आदित्य मित्तल 77वें भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये करंट में पूछ लेगा तो साला अभी अभी 73वें से जो है 77वें बन गए। इतना तेज बनना है, मुझे समझ में आता कौन याद करे आदमी, कौन नहीं याद करे। फिलहाल देखते रहिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रिसेंट का है, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथम आनंद, यही जो है पहले ग्रैंड मास्टर थे। इनको जो है राजीव गांधी जो है खेल रत्न अवार्ड मिला था सबसे पहला, इन्हीं को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। और राजीव गांधी जो है अवार्ड था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। ठीक, राजीव गांधी अवार्ड की शुरुआत 1991-92 से हुई थी, 1991 से। ठीक, इसमें जो है 25 लाख का प्राइज़ मिलता है। ठीक, तो ये हो राजीव गांधी की बात करते हैं। अवार्ड में जो है द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? ये कोच को दिया जाता है, जो खेल के कोच होते हैं। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें 15 लाख जो है प्राइज़ मिलता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक, मैंने आपको खेलों से भी बता दिया। बात करते हैं अगला, इंटरनेशनल बाजरा ईयर। अब इंटरनेशनल बाजरा ईयर जो है यूएन सेलिब्रेट कर रहा है 2023 को। कितनी बार हो चुका है कि यूएन 2023 को इंटरनेशनल बाजरा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। और किसके द्वारा? यूएन की संस्था है FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की संस्था है जिसका हेडक्वार्टर, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली के रोम में है। ठीक, इटली के रोम में है। अब कहीं भी एग्रीकल्चर दिख जाए या फूड से रिलेटेड दिख जाए, 1-2 और संस्थाएं हैं, तो वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर रोम में ही है। ठीक, तो देखते हैं FAO की स्थापना 1946 में हुई थी। यूएन की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। और ये 16 अक्टूबर 1946 की स्थापना हुई थी। देख रहे हैं, अब ये 16 अक्टूबर भी महत्वपूर्ण है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे, क्योंकि अब ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जिस दिन हुई थी उसी के उपलक्ष्य में ही ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ठीक, और 17 तारीख को क्या है? गरीबी मतलब निवारण दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो बात करते हैं अगला, आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो। आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। ठीक, अभी गोवा में है ही 37वें नेशनल गेम्स होंगे। कौन से नेशनल गेम? 37वें नेशनल गेम गोवा में होंगे। नेशनल गेम की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। पहले नेशनल गेम कहाँ हुए थे? लाहौर में हुए थे। ठीक, पहला नेशनल गेम 1924 में लाहौर में हुआ था। तो इससे आपको पता चल गया कि नेशनल गेम की पहली शुरुआत 1924 में हुई थी और वो कहाँ हुआ था? लाहौर में। और ये 2023 वाला नेशनल गेम कहाँ होगा? गोवा में होगा। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। अब हिमाचल प्रदेश न्यूज़ में क्यों है? हिमाचल प्रदेश के अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, ऐसे ही करके 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 5 या 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के नई CM बने हैं। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, मतलब कुछ ज़्यादा सुखी हो गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, SSS, जिसमें SSS दिख जाए वो जान लो हिमाचल प्रदेश के CM है। और इसके गवर्नर कौन है? अर्लेकर। कौन? अर्लेकर। ठीक, ये इसके गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। और
और इसमें टोटल 68 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक, तो इस वजह से ये थोड़ा न्यूज़ में था। अब इसके देख लेते हैं कैपिटल के बारे में। इसकी जो है समर कैपिटल कौन है, शिमला है। और विंटर कैपिटल कौन है, धर्मशाला है। इसी तरीके से उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। ठीक, और क्या कहते हैं यहाँ की जो है समर कैपिटल कौन है और विंटर कैपिटल कौन है। देखिए, एक समर कैपिटल मैं आप दोनों को बता देता हूँ, एक देहरादून है, दूसरा गैरसैंण है। अब दोनों आप डिस्टिंग्विश करके बताइएगा कि कौन समर कैपिटल है और कौन विंटर कैपिटल है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सलाम आरती। अब ये सलाम आरती क्या है? सलाम आरती जो है कर्नाटक के टेम्पल में जो शाम को, जितने कर्नाटक के मंदिर हैं उनमें जो शाम की आरती होती है उसको सलाम आरती बोलते हैं। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये टीपू सुल्तान ने सलाम आरती का नाम दिया था। ठीक, टीपू सुल्तान जब वहाँ मैसूर का शासक था तो कर्नाटक के जितने मंदिर थे वहाँ संध्या की, शाम को जो होने वाली आरती थी उसको सलाम आरती नाम दिया था। ठीक, अब इसका नाम बदलकर सलाम आरती का जो है संध्या आरती कर दिया गया है फिर से। ठीक, सलाम आरती का नाम बदल के संध्या आरती कर दिया गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अभी अब टीपू सुल्तान की बात आई है तो टीपू सुल्तान जो है 4 मैसूर युद्ध लड़े गए मैसूर के। ठीक, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1767 टू 69, 1767 से 1769 तक। ठीक है, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? हैदर अली एंड अंग्रेजों के बीच में। दूसरी मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरी मैसूर युद्ध, पहला 67 टू 69, दूसरा जो है 80 टू 84, मतलब 1780 से 1784 तक। ठीक, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ठीक, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 90 टू 92, मतलब ये 1792 से 1790 से 1792 में ये थर्ड मतलब एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। ठीक, अब देख लेते हैं इसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हुए थे। देखिए, तो मैं आपको नीचे 1 मिनट करके बता देता हूँ। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1767 टू 69 लड़ा गया था। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हैदर अली की जीत हुई थी। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 80 टू 84 में, मतलब 1780 से 1784 तक। ठीक, ये इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य ये भी हुआ था। इसमें जो है हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। पहले में हुई थी मद्रास की संधि। किसमें? मद्रास की संधि। दूसरे में हुई थी मंगलौर की संधि। ठीक, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 90 टू 92 में, मतलब 1790 से 1792 तक चला गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक, और टीपू सुल्तान जो है वहाँ का शासक बना था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था? टीपू और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई। कौन सी? पहले मद्रास की संधि, फिर मंगलौर की, फिर इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के समय हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली जिसमें उस समय शासक था, मतलब गवर्नर था। ठीक, बंगाल का। तो उस समय क्या हुआ? इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु कर दी गई थी। ठीक, तो ये रहे पूरे आंग्ल मैसूर युद्ध का पूरा इतिहास। अब इससे बाहर क्वेश्चन पूछता नहीं, ये ईयर पूछ लेता है, कब से कब तक हुआ था, किसके बीच में हुआ था, कौन सी संधि हुई थी। तो इंपॉर्टेंट तीनों संधि है। पहले में मद्रास की संधि हुई थी पहले में, दूसरे में मंगलौर की संधि हुई थी। ठीक, और तीसरे में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी तीसरे में। तो ये तीनों जो है जो तीनों क्वेश्चन था मद्रास की आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अभी जो है 1 मिनट, अभी फास्टेस्ट 200 सेंचुरी ईशान किशन ने लगाई है। अभी 210 रन बनाया था इन्होंने। अभी मतलब ये 2 दिन पहले की बात है, इंडिया बांग्लादेश के बीच जो मैच चल रहा था उसी में। ठीक, पहली डबल 100 सेंचुरी जो है किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। किसके खिलाफ लगाया था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। ठीक, और इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया है। अब बात करते हैं सुलोचना चाहवाल की। अब ये लोकगीत गायिका है सुलोचना चाहवाल, इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है। जैसे तीजन बाई थी, तीजन बाई कौन थी? ये छत्तीसगढ़ की थी। ठीक, छत्तीसगढ़ की गायिका थी तीजन बाई। ठीक, अब बात करते हैं उसी तरीके से सुलोचना चाहवाल भी है। सुलोचना चाहवाल जो है लावड़ी समर्दनी के नाम से जाना जाता था सुलोचना चाहवाल को। लावड़ी कहाँ का लोकगीत है? ये महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का लोकगीत है लावड़ी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लावड़ी। ठीक, तो लावड़ी समर्दनी, मतलब लावड़ी का मतलब लावड़ी हो गया, समर्दनी मतलब हो गया रानी। लावड़ी की रानी बोला जाता था इनको। किसको? सुलोचना चाहवाल को। ठीक, तो ये आप चाहवाल वाल देख लेंगे, थोड़ा पकड़ लेंगे, ये जो है मतलब महाराष्ट्र की तरफ ही नाम ऐसे रखे जाते हैं चाहवाल। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी हुआ है और इसमें जो है इंडिया की रैंक हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 87 है इंडिया की रैंक। ठीक, और पहली रैंक जो है यूएई को मिला है। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक, तो पहली रैंक मिली है। जापान जो है पहले स्टेट पे जो कि जिसकी पहला रैंक पे था,
वो फिसल के 24वें पे चला गया है। जापान का तो मतलब वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में 24वां नंबर है। इंडिया का 87 पहले भी था, 87 अभी भी है, ठीक। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। और इसकी शुरुआत 1950 में यूनाइटेड नेशन से हुई थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कौन बना है? केरला। मतलब वहाँ जो खेती होगी उसमें से 0 कार्बन उत्सर्जन होगा, ठीक। और इंडिया का लक्ष्य कब है? 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनना। इंडिया का लक्ष्य 2070 तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल बनाना है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की, जो जैसे इंडेक्स की बात आई थी। तो ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स में इंडिया की 107वीं रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वीं रैंक है ग्लोबल इनोवेशन में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वीं रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वीं है, मतलब वर्ल्ड खुशहाली इंडेक्स में 136वीं है। और वर्ल्ड लैंगिक अंतर मतलब जो है में 135वीं है। वर्ल्ड लैंगिक अंतर का मतलब हुआ जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में 135 135वीं है। खुशहाली में मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस में 136वीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है, सबसे आखिरी मतलब बहुत दयनीय स्थिति है। वर्ल्ड मतलब कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 37th है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 37th है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गए जो कि भारत से रिलेटेड थे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। उम्मीद है ऐसा आप करेंगे। अभी गुजरात के इलेक्शन हुए हैं, पहले मतलब एक तो गुजरात में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है, ठीक। यहाँ दो जगह के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं अभी। तो धीरे धीरे करके मैं सारे इलेक्शन का रिजल्ट आपको कवर करूँगा। बात है गुजरात की, तो गुजरात के सीएम फिर से वही भूपेंद्र पटेल बन गए हैं, ठीक। फिर से जो पुराने सीएम थे वही बन गए हैं। इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत ही थे, जो पुराने थे वही हैं, ठीक। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। टोटल 182 सीट पे जो है चुनाव हुआ है गुजरात का, ठीक। अब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, ठीक। और यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्क है इसलिए मैंने बता दिया। बाकी की आपको रण पता होगा, कच्छ पता होगा, ये सब ये रण नेशनल पार्क, कच्छ नेशनल पार्क, तो ये और एक मरीन नेशनल पार्क जो थोड़ा हट के नाम है, तो मैंने बता दिया। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये गुजरात में है। अब बात करते हैं गुजरात का ही, तो गुजरात में गरबा नृत्य होता है, डांडिया रास होता है, ठीक। और का ये जो है टिप्पणी जरयूनी नृत्य होता है, भंवई नृत्य होता है गुजरात में, ठीक। अब इसी तरीके से देख लेते हैं तो असम में बिहू हो गया, नट पूजा हो गया, जो इंपॉर्टेंट है। बिहू, बिछुआ, नट पूजा और कली गोपाल कहाँ होता है? असम में होता है, ठीक। बागुरुम्बा कहाँ होता है? ये भी असम में होता है। नागा नृत्य कहाँ होता है? अभी नागालैंड मत मार दीजिएगा, असम में होता है, ठीक। कली गोपाल, खेल गोपाल, ये जितने गोपाल वाले हैं, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये दोनों कहाँ होते हैं? असम में होते हैं, ठीक। और ये डोंगी नृत्य कहाँ होता है? असम में होता है। तो ये कुछ असम से रिलेटेड हो गया। और पंजाब में है तो पंजाब में भंगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, डफ हो गया, धमन हो गया, नक्कल हो गया। नक्कल 2-3 बार पूछा गया है, कहाँ पे हो जाता है? पंजाब में पाया जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से ये कूट वाले जितने हैं, चपचार कूट, जिसके पीछे कूट लगा हो, वो कहाँ पाया जाएगा? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में, ठीक। ये मिजोरम में ये त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ? गोवा में है, ठीक। अब इसका नाम बदलकर का रख दिया मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। मनोहर पर्रिकर के नाम पे इसलिए रखा गया कि जैसे इसमें प्रमोद सावंत हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर, तो इससे पहले क्या है, मनोहर पर्रिकर ही यहाँ के सीएम थे, तो इसलिए इनके नाम पे जो है मनोहर पर्रिकर के नाम पे ही, और ये बाद में चल के डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे, तो इनके नाम पे इसका मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है, ठीक। तो बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में ही अभी गोवा की राजधानी कौन है? पणजी है। और यहाँ के जो हैं कौन है, क्या कहते हैं, गवर्नर। तो मैंने जैसे यहाँ के गवर्नर कौन है, या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सीएम कौन है? सीएम जो है प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है, ठीक। तो और अब ये है गोवा, ये मोपा से याद रखिए, मोपा से एक मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा? मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। और ये क्या था, मतलब बेसिकली ये मुसलमानों का मोपला नामक वहाँ पे मुस्लिम जनजाति पाई जाती थी। मुसलमानों का विद्रोह था, मुस्लिम जनजाति पाई जाती थी। मुस्लिम जनजाति क्या था? हाँ, ये मुसलमानों का विद्रोह था। जैसे मैंने बताया, इसमें क्या है, गांधी जी ने भी इसका सहयोग किया था। जब गांधी जी ने सहयोग किया था तो जिन्ना ने क्या कहा था? जिन्ना ने बोला था, जिन्ना का स्टेटमेंट था कि जो है हमारे जो मुसलमानों की जो कट्टरपंथी है उसको आप मतलब और मतलब उकसाइए मत, ताकि और मुसलमानों के बसे मुसलमानों की जो कट्टरपंथी थी उसको बढ़ावा मत दीजिए, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था, ठीक। तो ये क्या हुआ था? 1921 में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा है, कहाँ हुआ था? मैंने बताया कि मोपला विद्रोह केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक।
तो ये मोपला विद्रोह से बाद में ये विद्रोह चल के जो है ये मतलब कर देने से रिलेटेड था। उसमें जो अंग्रेज जो ज़्यादा कर वसूलते थे उसी से रिलेटेड था। तो ज़्यादा कर वसूल रहे थे तो वहाँ के मुसलमानों ने कर देना मना कर दिया और वही विद्रोह कर दिया। कई अंग्रेजों की चौकियाँ फूंक दी गई वहाँ पे। बाद में चल के ये हिंदू एंड मुस्लिम दंगे में परिवर्तित हो गया। जब हिंदू मुस्लिम दंगे में परिवर्तित हो गया तो गांधी जी ने क्या हुआ, इसे सपोर्ट अपना खींच लिया था कि हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये सब मामला हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज मिशन। क्लाइमेट चेंज मिशन क्या है? अब ये कौन से स्टेट ने चालू किया? तमिलनाडु स्टेट ने क्लाइमेट चेंज मिशन चालू किया। तमिलनाडु में अभी सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य बना। तमिलनाडु में ही जो डेथ एलिफेंट थी उनका जो है डाटा सुरक्षित करने की बात की गई। डेथ एलिफेंटों का जो डेथ था उनके लिए डाटा वाटा की बात की गई। उनका मतलब बेसिकली जनगणना टाइप से होगा। तो ये चीज़ मतलब ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु में हाथियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक, और बात करते हैं इसी तरीके से सिलेंडर लोरिस हो गया। और यहीं पे ही आईफोन ने पेगाट्रॉन में अपने आईफोन निर्माण की फैक्ट्री का निर्माण किया है। एप्पल ने पेगाट्रॉन में आईफोन के निर्माण की फैक्ट्री बनाई है। और वो जो है पेगाट्रॉन कहाँ पे है? वो ये तमिलनाडु में। ठीक, तो बात करते हैं अगला आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड में सबसे ज़्यादा हेल्थ कार्ड बनाने वाला कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। ये यूटीज बन गई है सबसे ज़्यादा हेल्थ कार्ड बनाने में नंबर 1। यहाँ के जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक, और श्रीनगर, इसकी राजधानी कौन है? श्रीनगर। ठीक, यहाँ पे झेलम रिवर है। झेलम काफ़ी फेमस रिवर है। और जितनी भी नाग वाली रिवर हैं ये सब बैरी नाग ये सब सारी नाग कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू एंड कश्मीर में ये सारी झीलें। ठीक, जैसे ताल वाली सारी झीलें कहाँ पाई जाती हैं? कहाँ पे? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया। तो बात करते हैं, अब देख लेते हैं हम ये 2022 में जो कुछ भी नाम बदले गए हैं। जैसे कारगिल का नाम बदल के गनहिल रख दिया। जो 5140 पहाड़ी थी पॉइंट जो भारत द्वारा जीता गया था उसका नाम गनहिल रख दिया गया। उस्मानाबाद शहर का नाम बदल के धाराशिव रख दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान का नया नाम सुंदर भारत रख दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2014 से स्टार्ट किया गया था। ठीक, मतलब 15 अगस्त 2014 से चालू किया गया, 2 अक्टूबर 2014 से चालू किया गया था। ठीक, तो ये अब इसका नाम बदल के सुंदर भारत अभियान रख दिया गया। नेहरू संग्रहालय को प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया गया। और तुर्की देश ने अपना नया तुर्किया रख दिया है। तुर्की देश की राजधानी कौन है? अंकारा। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। और यहाँ का जो है मुद्रा कौन है? मुद्रा यहाँ का रियाल है। कौन? तुर्की का मुद्रा रियाल, सॉरी, ये तुर्की की मुद्रा जो है लीरा, वो रियल निकल गया था गलती से। अच्छा, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि रियाल कहाँ की मुद्रा है? रियाल, चलिए एक तो सऊदी अरब की मुद्रा है, मैं बता देता हूँ। सऊदी अरब की रियाल है और उसके बाद और भी 1-2 देशों की रियाल है। आप बताइएगा कि कहाँ की मुद्रा रियाल है। ठीक, तुर्की ने अपना नाम तुर्की रख लिया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये भाई इसराइल का जो है कैपिटल जो है जेरूशलम, इसको जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसको मानने से मना कर दिया है कि हम इसको मतलब जेरूशलम को इसराइल की कैपिटल नहीं मानते हैं। तो उसने क्या है, तल अवीवी जो पुरानी कैपिटल थी इसकी इजराइल की, ऑस्ट्रेलिया ने इसको तल अवीवी को ही इसकी इजराइल की कैपिटल माना है। और इजराइल की कैपिटल दर्जा सबसे पहले किसने दिया था इजराइल को? ये हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक, उन्होंने इसको इजराइल की कैपिटल को जेरूसलम माना था। तो बात करते हैं कि ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल के रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। कौन सा नाम? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? रानीपुर जो है 53वां टाइगर रिजर्व बना है। ये कहाँ है? यूपी में है। ठीक, और गुरु घासीदास कहाँ है टाइगर रिजर्व? ये कहाँ पे है? यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये हो गया। औरंगाबाद का नया नाम बदल के संभाजी नगर रख दिया गया है। औरंगाबाद का नया नाम बदल के संभाजी रख दिया गया है। फेड कप का बिली जीन किंग कप रख दिया है। फेड कप जो है टेनिस से रिलेटेड था, इसका नाम बिली जीन कप रख दिया गया। ठीक, तो ये आज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। आप लोगों से हर बार अपील है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने काम को और अच्छे से करूँगा। करते हैं OTT प्लेटफॉर्म की। OTT प्लेटफॉर्म मतलब अभी पाकिस्तान का OTT प्लेटफॉर्म था जिसको भारत ने बैन कर दिया है। तो इसके प्लेटफॉर्म का नाम आपसे पूछ सकता है। तो इसका नाम है विडली टीवी। क्या? विडली टीवी OTT प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का जिसको अभी भारत ने बैन कर दिया गया है। ठीक, तो इस वजह से ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एनर्जी इफिशिएंसी एक्ट। अब एनर्जी इफिशिएंसी एक्ट कब बना था? 2001 में बना था। अब ये न्यूज़ में क्यों है? चूँकि अभी इसमें संशोधन हुआ है। ठीक, अभी संशोधन हुआ है 2022 में, तो इस वजह से थोड़ा सा फिर से न्यूज़ में आ गया कि एनर्जी इफिशिएंसी एक्ट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कब बना था। तो चूँकि अभी क्लाइमेट चेंज की बात कर रही थी, COP27 हो रहा है। COP27 कहाँ हो रहा है? मिस्र में हो रहा है। कहाँ? मिस्र में।
EGYPT, इजिप्ट में। इजिप्ट की राजधानी का है काहिरा। हाँ, CYRO होता है इसकी स्पेलिंग, CIRO, कायरो बोलते हैं, तो हिंदी में काहिरा बोलते हैं इसको। तो COP27 जो है इजिप्ट में चल रहा है, तो उसी के वो मद्देनजर रखते हुए, मतलब जलवायु परिवर्तन के बारे में, कार्बन न्यूट्रलिटी, हर एक चीज़, ये सारी चीज़ को इंक्लूड करके जो है हमें, जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, तो रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे विंड एनर्जी हो गई, पवन एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये सारी, और हाइड्रोजन पे बेस्ड जो एनर्जी होगी न्यूक्लियर पावर प्लांट से, जो ट्रेडिशनल एनर्जी जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जैसे ये तेल से हो गया, कोयले से हो गया, इन सब से हट के अब क्या करना है हमको, रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट होना है। तो इसलिए एनर्जी एफिशिएंसी एक्ट 2000, इसमें थोड़ा बहुत 2001 में अमेंडमेंट किया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। ठीक, तो मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी बता दिया, COP27 बता दिया कहाँ हुआ था COP27। अब COP26 भी पूछ सकता है आपसे, COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। कहाँ, ग्लासगो में। ठीक, और और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ये तो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस से क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल में मोटा देखिए, मॉन्ट्रियल मतलब कुछ मोटा छिपा है ना, मोटा क्या होगा, ओजोन परत से, ओजोन की परत की मोटाई से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, और ओजोन की परत सबसे ज़्यादा किससे क्षरण होती है, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC गैस है जो रेफ्रिजरेटर और वहाँ से रिलीज होती है। तो ये O3 की जो ओजोन की परत होती है उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अरविंदो घोष। अब ये अरविंदो घोष कौन है, अरविंदो घोष जो है ये योगी राज अरविंदो घोष बोला जाता है इनको। इनका योगदान बहुत रहा है हमारे किसमें, स्वतंत्रता जो सेनानी थे ये भी, तो उसमें काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो अभी इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, और इनका जन्म कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। 1872 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं अरविंदो घोष से। अरविंदो घोष जो है इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। इनकी वापसी कब हुई थी, 1893 ईस्वी में। कब, 1893 देखें तो बहुत महत्वपूर्ण साल है 1893। इसमें ही अरविंदो घोष जो है इंग्लैंड से जो है भारत लौटे थे अरविंदो घोष। ठीक, और 1893 में ही गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने। ठीक, 1993 में ही। ठीक, 1993 में ही एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की थी, आयरिश महिला थी आयरलैंड से। वहीं से ही हमारा क्या लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, तो ये 1993 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट ने ही 1916 में जो है होम रूल आंदोलन कहाँ चालू किया था, मद्रास में। कहाँ, चेन्नई मतलब मद्रास, चेन्नई नया नाम रख दिया गया, पुराना नाम इसका मद्रास था। मद्रास में उन्होंने होम रूल आंदोलन चालू किया था। और होम रूल आंदोलन ही 1916 में जो है तिलक ने चालू किया था। कौन, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ चालू किया था, मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये सारी जानकारी को 1993 में ही शिकागो में एक भाषण हुआ था। किसने दिया था, कौन, ये हमारे विवेकानंद ने 1993 से शिकागो का महान भाषण याद होगा। ये कब हुआ था, 1993 में। तो 1993 काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा है। ठीक, और विवेकानंद की बात करते हैं तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब स्थापना की थी, 1993 में भाषण दिया था ये इन्होंने। 1996 में लौट के आए थे कहाँ, भारत में। तो 1997 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो ये हो गया सारे जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड थी। तो अरविंदो घोष ने जो है ये सारी चीज़ें, अरविंदो घोष ने एक नारा दिया था कि कांग्रेस जो है 6 से मरने वाली है। कांग्रेस जो इसमें कांग्रेस बनी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, ये इनका नारा था। और इन्होंने शायद एक नारा दिया था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक, ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आधार मित्र। अभी आधार मित्र क्या है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ UIDAI क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का फुल फॉर्म है। ठीक, अब UIDAI कब बना था, ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन थी, स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बोलते हैं जो किसी लॉ को पास करके बनाया जाए। ठीक, तो उसी तरीके से ये बॉडी है। और ये किस कब बनी थी, आधार एक्ट 2016 के आधार एक्ट 2016 को बेस मानते हुए उसी के बेसिस पे UIDAI का क्रिएशन किया गया था। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी आपका इससे रिलेटेड। ठीक, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। अब ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल कहाँ रही है, तो भोपाल में चल रही है। कहाँ पे, भोपाल में। भोपाल कहाँ की राजधानी है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक, तो ये बात हो गई भोपाल की। भोपाल में 2 रिवर बहती है, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर। ठीक, नर्मदा और तापी। और इसी के बीच में कौन सी पहाड़ी है, जो है जो रेंज पड़ती है इसके बीच में, उस रेंज का नाम विंध्यन रेंज है। कौन सी, विंध्यन रेंज है। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट होगा MP के बारे में। MP के उज्जैन में, कहाँ, उज्जैन में अभी जो है महाकाल कॉरिडोर, कौन सा, महाकाल कॉरिडोर, इसकी स्थापना की गई है। ठीक,
उज्जैन में अभी इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। तो अभी तो बात करते हैं अब ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की। तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर जो है बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक। इन्होंने अभी गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है। अब देख लेते हैं ये शूटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म, शूटिंग से रिलेटेड जो टर्म है वो देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है। तो बोर हो गया, बोर आप देखते हैं शूटिंग में जो बंदूक होती है, मतलब बंदूक कह रहा हूँ, गन में जो नली होती है, मतलब ऐसे बेसिकली ये या गन हो गया, तो नली में भी यहाँ छेद होता है, ठीक। इसको बोर बोलते हैं, बोर, ठीक। तो आप उससे याद रख लीजिएगा। आप पता नहीं मुझे बोर का मतलब नहीं पता है, लेकिन ये जान लीजिए इसको बोर बोलते हैं। कितने बोर की गन है ऐसे बोलते हैं देसी भाषा में, कट्टा उट्टा में हम लोग यहाँ, ठीक। बुल मतलब होता है ये जो आपका टारगेट बना होता है, इसके बीचों बीच जो ये ऐसे करके बना होता है, ठीक। ये आपका बुल्स आई बोलते हैं इसको। तो ये बुल हो गया। एक बंकर है, ठीक। डबल ट्रैप हो गया, हाफ हेड, ये सब शूटिंग से रिलेटेड टर्म है, ठीक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो इस समय मैं कल टेस्ट कर रहा था, तो उसमें क्या है कि ये पूछ लिया कि इस बुक किसने लिखा था। तो APJ अब्दुल कलाम की जो बुक है, मैं इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ। भारत 2020 APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं। प्रज्वलित मन किसने लिखा था, APJ अब्दुल कलाम ने। अदम्य भावना APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटीज़ किसने लिखा था, APJ अब्दुल कलाम ने। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था, APJ अब्दुल कलाम ने। बात करते हैं राधा कृष्णन की, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो बुक लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन, पहली बुक है। भारतीय दर्शन दूसरी बुक का नाम है। राधाकृष्णन की बुक का नाम जीवन का हिंदू दृष्टिकोण, ये तीसरी बुक का नाम है। धर्म विज्ञान और संस्कृति चौथी बुक का नाम है। धर्म विज्ञान संस्कृति ये चौथी बुक का नाम है। इनके किसके, राधाकृष्णन के, ठीक। अब बात करते हैं रघुराम राजन की। रघुराम राजन कौन है, भारत के 23वें गवर्नर है, ठीक। इस समय कौन गवर्नर है, 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक। शक्तिकांत दास ये है इस समय यहाँ के भारतीय RBI के गवर्नर है, ठीक। रघुराम राजन ने कौन सी बुक लिखी थी, तीसरा स्तंभ, मंदी का सच्चा सबक, अर्थव्यवस्था को अब क्या चाहिए, मेरे द्वारा किया जाता है सो किया जाता है, जो मेरे द्वारा किया जाता है सो किया जाता है, ये इनके रघुराम राजन के लेखनी कार्य है, ठीक। इसमें तीसरा स्तंभ और अर्थव्यवस्था को क्या चाहिए, मंदी को सच्चा सबक, ये तीनों इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक। बात करते हैं अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन कौन थे, अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिक्स थे। अमर्त्य सेन आर्थिक इकोनॉमिक्स से इनको 1998 में जो है नोबल प्राइज मिला था, ठीक, 1998 में। और पहला भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल प्राइज़ मिला था, 1913 में, ठीक। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, ठीक। तो ये इनको तो जो भी था मैंने आपसे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड बता दिया। तो देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवाता चलूँगा। मैं एक ही चीज़ नहीं बताऊँगा। जैसे नोबेल प्राइज़ अगर मैंने बता दिया पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक। तो अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1901 में हुई थी। हाँ, इसमें छः टाइप के प्राइज़ दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स को छोड़ के बाकी की जो है फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, बायो में हो गया, उसके बाद क्या हो गया, इसको लिटरेचर में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, और फूड मतलब उसमें शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। तो 6 प्राइज़ दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स में बाद में 1958 में वहाँ के बाद से इसको दिया जाने लगा, इकोनॉमिक्स में भी प्राइज़ दिया जाने लगा, ठीक। तो बात करते हैं इसकी स्वतंत्रता के रूप में विकास। इन्होंने जो अमर्त्य सेन ने बुक लिखी है, न्याय का विचार पहला, तर्कशील भारतीय ये दूसरा, तर्कशील भारतीय इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। न्याय का विचार इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। स्वतंत्रता के रूप में विकास इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक। और ये दुनिया में घर एक स्मरण, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है। अब आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के। सरहुल फेस्टिवल कहाँ, झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल आपको कितनी बार मनाया, ये झारखंड में, उड़ीसा में, और झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तीनों में मनाया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ये झारखंड में मनाया जाता है। वैसे देगा तीनों में से एक ही ऑप्शन देगा आपको, ठीक। अगर तीनों देता है तो आपको तीनों मार्क करना पड़ेगा, ठीक। बात करते हैं गुड़ी पर्व। खंडोबा महोत्सव कहाँ, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। खंडोबा से याद कर लीजिए, खंडाला कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो खंडोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, महाराष्ट्र में। गुड़ी पर्व क्या है, एक नव वर्ष है। महाराष्ट्र में नव वर्ष, नया साल सेलिब्रेट किया जाता है गुड़ी पर्व के रूप में, ठीक। वांचुआ महोत्सव, बिहू महोत्सव कहाँ, असम में मनाया जाता है। वांचुआ महोत्सव असम में मनाया जाता है। और ये कली गोपाल और एक गोपाल वाले, जितने भी गोपाल वाले मित्र हैं, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं, असम में मनाए जाते हैं ये त्यौहार। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ठीक। और गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला राजस्थान में मनाया जाता है। उत्तरायण महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। और रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में ही मरीन नेशनल पार्क है, ठीक, गुजरात में है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक। गुरेज पर्व और शिकारा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है फेस्टिवल हो गए जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है जेरेमी फरार। अब ये जेरेमी फरार है कौन,
अजीबो गरीब नाम है। जेरेमी फरार जो है अभी चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट हुए हैं, कहाँ के? WHO के। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसके चीफ जो है साइंटिस्ट अपॉइंट हुए हैं कौन? जेरेमी फरार, ठीक। एक क्वेश्चन है आदित्य मिशन, आदित्य L1 मिशन है, उसके जो है अभी चीफ साइंटिस्ट कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है आदित्य L1 मिशन के चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं। तो ठीक है, देखते हैं WHO के बारे में। तो WHO की स्थापना देख लेते हैं पहले, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे, WHD, वर्ल्ड हेल्थ डे मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इसके जो है चीफ हैं कौन है? इसके अध्यक्ष टेड्रोस अधनोम। कौन है? टेड्रोस अधनोम, ये इसके चीफ हैं। तो बात करते हैं, और ये किसकी जगह लेंगे? ये सौम्या स्वामीनाथन की। किसकी? सौम्या स्वामीनाथन, जो भारतीय मूल की जो है वो इसमें इससे पहले चीफ साइंटिस्ट WHO की वही थी, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्वामी महाराज शताब्दी फेस्टिवल। ये स्वामी महाराज शताब्दी फेस्टिवल अभी कहाँ मनाया जाएगा? अहमदाबाद में। तो इसी वजह से थोड़ा सा देख लीजिएगा, न्यूज़ थी थोड़ी तो मैंने बता दिया, ठीक। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 8th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। अब 8वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाएगा? ये भोपाल में। कहाँ मनाया जाएगा? MP में, भोपाल में। 2023 में इसका 8वां संस्करण मनाया जाएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक। और अभी भोपाल में ही जो है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अभी वही हैं। कौन है MP के चीफ मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान। मंगू भाई छगन भाई पटेल इसके कौन है? गवर्नर है, ठीक। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश में भी कूनो नेशनल पार्क में जो है 8 चीते जो नामीबिया से लाए गए हैं, छोड़े हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ठीक है। और सतपुड़ा हिल्स है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व MP में ही पाए जाते हैं। कान्हा किसली हो गया, पन्ना हो गया, पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद पेंच टाइगर रिजर्व 2 में पाया जाता है। एक थोड़ा सा उसका पार्ट, जैसे ये पेंच टाइगर रिजर्व पूरा है तो एक पार्ट महाराष्ट्र में है, दूसरा MP में है, ठीक। और पेंच टाइगर रिजर्व पे ही जो जंगल बुक लिखी गई थी, जंगल बुक मोगली वाली, इसी पेंच टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है, ठीक। तो ये सारे हो गए मध्य प्रदेश से बात। मध्य प्रदेश के जो है कॉरिडोर, अभी महाकाल कॉरिडोर जो बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? ये उज्जैन में, ठीक। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? छिप्रा रिवर। कौन सी? छिप्रा रिवर उज्जैन में बहती है, ठीक। तो ये बात हो गई MP में। और MP से रिलेटेड क्या है? हाँ, मध्य प्रदेश में ही ये नर्मदा रिवर बहती है और ताप्ती रिवर, इन दोनों के बीच में जो है कौन सी रेंज है? अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने कल ही बताया था नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी रिवर बहती है। हाँ, और नर्मदा ताप्ती 2 नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्ट में मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। वैसे 4 नदियाँ हैं समानता। स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती। ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। बाकी की नदियाँ जो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। ऐसा क्यों रीजन है? ऐसा रीजन ये जो पहाड़ी है इसी वजह से है, ठीक। और ये जैसे ये मान लीजिए हमारा इंडिया, ठीक। तो यहाँ पे जो है ये ईस्टर्न घाट है ये पूरा, और ये वेस्टर्न घाट है, ठीक। वेस्टर्न घाट में अब यहाँ क्या है? यहाँ ये वेस्टर्न घाट जो है ये सह्याद्री हिल्स पूरा यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, जिसकी वजह से नदियाँ इधर से इधर फ्लो करती हैं ये। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये जो सतपुड़ा रेंज पाई जाती है इधर, ये सतपुड़ा रेंज, और ये ऊपर नर्मदा हो गई रिवर, ये ताप्ती रिवर हो गई, ठीक। इसकी वजह से और इधर ये छोटा नागपुर का पठार उठार है, जिस वजह से नदियाँ इधर नहीं आ पाती। ये दोनों नदियाँ यहाँ से आती हैं। और ठीक है, निकलती कहाँ से है नर्मदा रिवर? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक। वैसे अमरकंटक से 2-3 रिवर निकलती हैं, इधर सोन नदी निकल जाती है, इधर नर्मदा निकल जाती है, और इधर महानदी निकल जाती है, ठीक। तो ये 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। बात करते हैं महानदी की, तो महानदी पर ही हीराकुंड बांध पाया जाता है। कौन सा? हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और बात करेगा सबसे हाईएस्ट ग्रेविटेशनल बांध की, जो गुरुत्वीय बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ठीक। भाखड़ा नागल कौन सी रिवर पर पाया जाता है? ये सतलुज रिवर पे। किस पे? सतलुज रिवर पे बंधा है भाखड़ा नागल रिवर, ठीक। जैसे टिहरी फरक्का जो है, टिहरी बांध और फरक्का बांध किसमें है? भागीरथी पे। किसमें? भागीरथी रिवर पे है, ठीक। और चंबल चंबल राणा, चंबल सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, चंबल राणा जवाहर, गंगा सागर, ये चारों बांध किसमें है? ये चारों बांध चंबल नदी पे है। कौन से? चंबल रिवर जो है कहाँ पे बहती है? ये जो है MP से। कहाँ बहती है? MP में बहती है चंबल रिवर, ठीक। तो ये सारे मैंने आपको कई बांध बता दिए। थीन बांध कहाँ है? थीन बांध जो है ये कहाँ है? पंजाब में पाया जाता है। थीन बांध कौन सी नदी पे है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है थीन बांध कौन सी रिवर पे पाया जाता है, ठीक। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। अब इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसने बनाया है? ये G7 के द्वारा बनाया गया है, ठीक। ग्रुप ऑफ 7, ठीक। ग्रुप ऑफ 7 में, और इसका काम क्या है? इसका काम है कि टू टैकल द ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करना ही इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब का काम है, ठीक। तो बात करते हैं G7 की। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक।
इसकी पहली समिट 1975 में हुई थी और इसकी स्थापना भी 1975 में मानते हैं। ठीक, 2022 में इसकी समिट जर्मनी में हुई थी, 2023 में कहाँ होगी, जापान में होगी। ठीक, 2022 में जर्मनी में और 2023 में जापान में। G7 में कौन कौन से देश आते हैं, पहला USA हो गया, दूसरा UK हो गया, तीसरा कनाडा हो गया। ठीक, चौथा कौन हो गया, इटली। ठीक, इटली हो गया। पाँचवा कौन हो गया, जापान हो गया। छठवां कौन हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक, और सातवां कौन है, सातवां जर्मनी। ये सातों देश हैं। ठीक, तो ये मैंने G7 के बारे में आपको बता दिया। हाँ, अब और G20 की स्थापना कब हुई थी, G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक, 1999 में। और देखते हैं इसमें 20 नेशन, 19 नेशन प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। कितना, यूरोपियन यूनियन 18 देश, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन मिलकर G20 बनाते हैं। ठीक, और G20 की मीटिंग 2023 में कहाँ होगी, 2023 में होगी इंडिया में। इससे पहले कहाँ हुई थी, इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में 2022 वाली। ठीक, तो ये हो गया G20 के बारे में। अब बात करते हैं ये, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी। जो भी अब जैसे अब UN की बात कभी आएगी, कभी न्यूज़ में आएगा तो UN के बारे में सारी चीज़ बता दूंगा। अगर एक ही लेक्चर में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, और मैं नहीं चाहता कि लेक्चर लंबा हो। ठीक, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया, जो कुछ था मैंने आपको बता दिया। देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है खाजिंद एक्सरसाइज। अब ये खाजिंद एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, इसमें देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। KHAKAZ ये हो काज, और IND हो गया इंडिया, KAZ हो गया कजाकिस्तान। ठीक, तो ये दो देशों के बीच में होती है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक, आप ऐसे एक्सरसाइज जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम बेस्ट मेथड में पढ़ाता हूँ मैं। ठीक, जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ याद करने के लिए, उसी तरीके से। ठीक, तो आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे तो ये दो देशों के बीच में होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और ये कहाँ हो रही है, मेघालय में। 2022 में मेघालय में हो रही है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। कौन सी राजधानी, शिलांग है। मेघालय के जो हैं वो कौन है, CM जो है संगमा। कौन, संगमा। मेघालय संगमा वहाँ के CM है। और यहाँ की गवर्नर कौन है, गवर्नर है BD मिश्रा। कौन, BD मिश्रा। ठीक, तो ये हो गया मेघालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। और बात करते हैं मेघालय में ही 3 तो पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों में पाई जाती हैं इसी क्रम में। ये हो गया गारो, ये हो गई खासी, हो गई जयंतिया। मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक, इसी क्रम में पाई जाती है, इसी क्रम में पूछा भी जाता है। और यहाँ पे ही मोहसिन राम कौन है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की बरसात होती है। मोहसिन राम में चेरापूंजी, मेघालय के चेरापूंजी के एक मोहसिन राम जगह है, वही जगह। ठीक, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट मेघालय के बारे में। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज की बात हो रही है तो भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, ये 3 एक्सरसाइज होती है। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और शक्ति और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होती है। ठीक, ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। भारत और ब्रिटेन के बीच में कौन होती है, इंद्रधनुष, अजय वारियर, कोंकण। इंद्रधनुष जो है ट्राइडेंट एक्सरसाइज है, अजय वारियर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोंकण जो है ये नेवी एक्सरसाइज है। ठीक, भारत और ब्रिटेन के बीच में हो गई। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर होता है। ठीक, भारत और जापान के बीच में सैन्य मैत्री, GMAX और धर्म गार्डियन। ठीक, 3 ये होती हैं। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है। भारत और रशिया के बीच में इंदिरा युद्धाभ्यास होता है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री होता है। देखिए, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, और सैन्य मैत्री जो है भारत और किसके बीच में होता है, जापान के बीच में होता है। ठीक, भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होती है, समुद्र शक्ति। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं तो फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल अभी मैंने बताया था कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था। तो बात करते हैं COP27 का जो है ये नवंबर में मिस्र में हुआ था। COP27 COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो में। ठीक, तो COP20 जो ये G20 अब ये मैंने अब तक बताया था इंडोनेशिया में 2022 में हो जाए, 2023 में कहाँ होगा, इंडिया में होगा। ठीक, तो इस ये और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना मतलब इसके जो है कब कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में 2022 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक, और ब्रिक्स का जो है चाइना में हुआ था इस साल वाला, 2022 वाला। अगले साल कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक, और बिम्स्टेक की जो है बे बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक, और श्रीलंका में इस बार वाला सम्मेलन हुआ था 2022 में। ठीक, तो बात करते हैं अगला G7 अभी मैंने बताया जर्मनी में 2022 में। नाटो का जो है मैड्रिड स्पेन में हुआ था। ठीक, जुलाई 2022 में, मतलब 2022 वाला सम्मेलन स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, और नाटो की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ठीक, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। तो ये रहा नाटो के बारे में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, बेल्जियम ब्रुसेल्स में हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं और थोड़ा सा ये जो महोत्सव मनाया गया है, आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तमिलनाडु में। जम्मू फिल्म महोत्सव जम्मू कश्मीर में। त्रिशूरपुरम जो है केरल में, त्रिशूरपुरम केरल में, ये ध्यान रखिएगा, पता लगा त्रिशूर देख के त्रिपुरा मार कर दिए। सुमंग लीला महोत्सव कहाँ, मणिपुर में। ठीक, स्वर सम्राट फेस्टिवल नई दिल्ली में। ठीक, मिर्च महोत्सव नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया गया है। खारची उत्सव त्रिपुरा में। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में। मैंगो महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। ठीक,
बोनालू महोत्सव तेलंगाना में, ठीक है, बोनालू महोत्सव कहाँ, तेलंगाना मनाया गया, ठीक। तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे। मैंने आपको कई फेस्टिवल बताए इसमें, ठीक, इसमें मैंने आपको फेस्टिवल्स बता दिए। ये देखिए, ये फेस्टिवल होगा इधर, और ये जो है एक्सरसाइज हो गई, यहाँ से जो भी एक्सरसाइज थी वो मैंने बताया, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई, और ये क्या है जो सम्मेलन हुए थे वो बता दिया मैंने, ठीक। तो ये आज का जो लेक्चर था काफ़ी इफेक्टिव था, ठीक। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आप करेंगे। किरण, अब सूर्य किरण क्या है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज। किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण, ठीक। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच में सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, ठीक। और ये हो कहाँ रही है, ये नेपाल में हो रही है। नेपाल का एक जगह साल झंडी नेपाल की जगह है, वहीं पे ये सूर्य किरण एक्सरसाइज हो रही है। और ये बाई एनुअल एक्सरसाइज है। बाई एनुअल मतलब होता है कि एक साल में जो 2 बार हो, मतलब जो एक साल में 2 बार हो उसको बाई एनुअल बोलते हैं, ठीक। और जो एक्सरसाइज 2 साल में 1 बार होती है उसको जगह बाई एनियल बोलते हैं, बाई ENNIAL, बाई एनियल बोलते हैं, ठीक। उसको ये बोलते हैं। तो SSC वाले बच्चों के लिए ध्यान दें कि जो 1 बार में होता है, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको मैंने बताया। बाई एनुअल जो 1 साल में 2 बार होती है, मतलब छमाही, और जो 2 साल में उसको होती है 1 बार, उसको बाई एनियल बोलते हैं, ENNIAL, ठीक। ये होता है, ठीक। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। और बाकी एक्सरसाइज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि टाइगर ट्रम्प किसके किसके बीच में होती है, इंडिया और उसके बीच में होती है, USA के बीच में। और क्या कहते हैं, एक क्या वो एक्सरसाइज पिच ब्लैक एक्सरसाइज, पिच ब्लैक ये किसके किसके बीच में होती है, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान, ठीक। ये इस इतने के बीच में होती है पिच ब्लैक एक्सरसाइज, ठीक। तो ये हो गया कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है एयरक्राफ्ट, राफेल एयरक्राफ्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों है, बहुत दिनों से न्यूज़ में था, क्योंकि अभी 36वां एयरक्राफ्ट भारत पहुंचा है। 36वां, टोटल 36 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में कि 36 राफेल जहाज़ भारत खरीदेगा फ्रांस से। तो इसके लिए अभी 36वां और आखिरी जहाज़ भारत पहुंचा है, तो इसलिए फिर से एक बार न्यूज़ में आ गया है। ये राफेल जो है बनाया किसके द्वारा गया था, फ्रांस के द्वारा बनाया गया था, ठीक। और एयरक्राफ्ट एक ऐसा शब्द है जो हमेशा जो है अनकाउंटेबल नाउन में आता है, हमेशा सिंगुलर यूज होता है। एयरक्राफ्ट को और एयरक्राफ्ट नहीं लिख सकते, ये कई बार क्वेश्चन दे के पूछा भी है, ठीक। तो इस वजह से एयरक्राफ्ट, ये आप एक क्वेश्चन और पता चल गया आपको, ठीक। ये ना मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब में यूज होता है, ठीक। तो ये अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेरू। अब पेरू न्यूज़ में क्या है, पेरू में अभी इमरजेंसी लगाई गई है। पेरू के राष्ट्रपति जो हैं कौन बने हैं, दीना बोलुआर्टे, ये अभी नए राष्ट्रपति बने हैं पेरू के। इन्होंने जो है अभी क्या इमरजेंसी लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पेरू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वजह से। और पेरू की कैपिटल देख लेते हैं तो लीमा। पेरू न्यूज़ में है तो क्या पूछेगा भाई, उसका कैपिटल पूछ लेगा, उसकी करेंसी पूछ लेगा, करेंसी क्या है, न्यूवो सोल है, ठीक। और उसके बाद उसका जो है प्रेसिडेंट कौन है, दीना बोलुआर्टे प्रेसिडेंट है। तो ये सब सारी जानकारी पेरू से हो गई। अब बात आई है इमरजेंसी की। इमरजेंसी इसका प्राविधान कहाँ से लिया है भारत में, जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से भारत में प्राविधान लिया गया है, ठीक। और इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, इमरजेंसी 352 आर्टिकल में दर्ज है, ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, ठीक, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे और इंटरनल जो है जो मतलब बाहरी आक्रमण के आधार पे यहाँ पे जो है 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं 356 में क्या है, 356 में है प्रेसिडेंस रूल, मतलब राष्ट्रपति शासन, स्टेट, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। ये भारत के जो है, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के पूरे, जैसे पूरा भारत है, ठीक, ये पूरा भारत है, इस भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रेसिडेंस रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक। अब बात करते हैं 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आती है, वित्तीय आपात की। अभी तक एक बार भी ये भारत में नहीं लगा है। अब बात करते हैं 352 की, मतलब जो है इमरजेंसी की। तो पहली बार लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा लगा था 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक। और तीसरा लगा था 1975 में, जिसका कारण आज तक नहीं पता चला, इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक। इसको हम इस साल 1975 को जो है ब्लैक डे के रूप में भी कई लोग मनाते हैं। तो 1975 में लगा था, ठीक। उसी समय इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने उनके, और हाँ ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी उसमें राष्ट्रपति कौन था, फ़खरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक। तो ये हो गई बात इमरजेंसी से रिलेटेड सारा सिस्टम की, ठीक। और इमरजेंसी जब 352 लगती है तो 352 आर्टिकल 352 में इमरजेंसी, तो उसके तहत जो है क्या कहते हैं, राइट टू लाइफ, मतलब 20 आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे जो है आपके मूल अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप कितने फंडामेंटल राइट हैं, ठीक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब हमारे संविधान में, ठीक। और ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, ठीक। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A में है, चौथे का A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है,
है, ठीक। ये 52 से 35 तक है, ठीक। फंडामेंटल राइट कहाँ है, 12 से 35 तक है, ठीक। ये फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी कौन है, 36 से लेकर 51 तक। और बात करते हैं कि इसकी फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की 51A to 51K, ठीक। 51A से लेकर 51K तक है, ठीक। ये तो हो गया सारा इंपॉर्टेंट बात करते हैं नमामि गंगा प्रोजेक्ट की। अब नमामि गंगा प्रोजेक्ट क्या है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है गंगा की सफाई से रिलेटेड है। अभी इसको 2000 मतलब टॉप 10 इनिशिएटिव हैं उसमें शामिल किया गया है, वर्ल्ड की बेस्ट टॉप 10 इनिशिएटिव शुरुआत पहल में, तो इसलिए फिर से न्यूज़ में आ गया है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट जो है किसके अंतर्गत आता है, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक। उसके बाद ये जो है 2014 में शुरुआत हुई थी, 2014 में इसकी, तो ये थोड़ा सा शुरुआत याद रखिएगा। और हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं, ठीक। तो ये हो गया नमामि गंगा से रिलेटेड बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग को बैन किया गया है। स्मोकिंग बैन किसने किया है, न्यूजीलैंड ने स्मोकिंग को बैन किया है। तो इसका लक्ष्य क्या है, 2025 तक स्मोकिंग को फ्री बनाना, मतलब पूरा न्यूजीलैंड स्मोकिंग फ्री हो जाएगा 2025 तक, ये न्यूजीलैंड का लक्ष्य है, ठीक। हमारे यहाँ बिहार में दारू बंद हुई तो जितनी दारू उधर पी गए तो चूहे पी गए थे। अब स्मोकिंग बंद हो गई तो मुझे तो लगता है कि चूहे चारों तरफ पी के धुआं का अंबार लगा देंगे। मुझे तो लगता है दिल्ली में चेकिंग करानी चाहिए, जो दिल्ली में आए दिन वो हुआ रहता है, इतना धुआं प्रदूषण, कहीं चूहे तो नहीं पीते। फिलहाल देखते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है, न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डन है, इसकी कैपिटल वेलिंगटन है, ठीक। एक यहाँ पे मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसको बॉस जल संधि कहते हैं, किसको, बॉस जल संधि, ठीक। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी न्यूजीलैंड से रिलेटेड। 2025 तक इंडिया जो है टीबी फ्री हो जाएगा। कौन सा, इंडिया का टारगेट है 2025 तक टारगेट इंडिया का टीबी फ्री होना। और 2030 तक जो है वर्ल्ड का WHO का टारगेट 2030 में है, इनका टारगेट 2025 है, मतलब बहुत तेज चल रहे हैं लोग हैं, इनको पता नहीं कि ज़्यादा तेज चलने वाला मुँह की ओर गिर जाता है। फिलहाल चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन है तंदूर रेड ग्राम। अब ये तंदूर रेड ग्राम का है, तंदूर रेड ग्राम है तेलंगाना से रिलेटेड है। ये पहली बात, सॉरी, मतलब तंदूर रेड ग्राम है क्या, तंदूर रेड ग्राम एक अरहर जैसे अपने यहाँ अरहर होती है, वैसे वहाँ अरहर की प्रजाति को ही तंदूर रेड ग्राम बोलते हैं, ठीक। तो अभी इसको जीआई टैग दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये न्यूज़ में आ गया है, ठीक। जीआई टैग, और ये है कहाँ का, तेलंगाना का, ठीक। तेलंगाना का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया रहा, तो इस वजह से थोड़ा न्यूज़ में है। जीआई टैग की बात करते हैं, जी से जियोग्राफिकल, आई से इंडिकेशन, टी फॉर टैग, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो वहाँ का काफ़ी फेमस प्रोडक्ट होता है और पूरे वर्ल्ड वाइड उसको प्रमोट करना होता है, तो उसको क्या करते हैं, भारत सरकार जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देती है और उसको प्रमोट करती है। तो उसके जो है उसकी देखभाल के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो तो सरकार भी मतलब कुछ ख्याल रखती है और काफ़ी सारी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं जीआई टैग के साथ। जीआई टैग की शुरुआत 2003 में हुई थी। अब तक कई, जैसे मगही पान कहाँ का है, बिहार का। जर्दालू आम कहाँ का है, बिहार का, ठीक। इसी तरीके से मतलब जैसे ये आपका कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है, एमपी का। इसका अंडा भी काला होता है, सब कुछ काला होता है, ठीक। तो इनको जो है जीआई टैग दिया गया है। कंधमाल हल्दी, अब ये इसको बताइएगा कि कहाँ का जो है प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, कंधमाल हल्दी हो गया, ठीक। उसके बाद दशहरी आम हो गया, दशहरी आम कहाँ का जीआई टैग है, महाराष्ट्र का, इसको जीआई टैग दिया गया है। अल्फांसो आम कहाँ का है, महाराष्ट्र का, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक। तो ये और एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि इस संडे को आपको जीआई टैग की एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सिटी फॉरेस्ट। अब ये सिटी फॉरेस्ट क्या है, मतलब शहरी जंगल। अब शहरी जंगल बसा रहे हैं, मतलब जहाँ जंगल है वहाँ तो ये जंगल बचा नहीं पा रहे हैं, अब सारे बचाए इनको जंगल बनाने के लिए, ठीक है, बना लें, जो मन में करते रहे, पूर्ण बहुमत की सरकार है, जो मन में आए करें, ठीक है। और सिटी फॉरेस्ट में क्या है, अब ये किसने निर्णय लिया है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बनेगा सिटी फॉरेस्ट। अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम बने हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ के अरलेकर कौन है, गवर्नर है, ठीक। एरिया क्या होगा सिटी फॉरेस्ट का, 10 हेक्टेयर के एरिया में डेवलप किया जाएगा सिटी फॉरेस्ट, ठीक, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और इंडिया का जो टारगेट है 2025 तक 200 सिटी फॉरेस्ट डेवलप करने का टारगेट है, और ये टारगेट कब दिया गया था, 2020 में रखा गया था, 2 साल बीत चुके हैं, ठीक। हम देखते हैं इनका कब तक बन जाता है सिटी फॉरेस्ट। तो ये जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन थी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक। उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आएगा आपको। अगर पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। आपसे एक बार फिर से विनती है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि ये जो है सेशन आपको पसंद आएगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय।